हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पवन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर, जब हमने रजिस्टर को एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया था तो उसके लिए हमने वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट किया था, एक्सप्रेशन फाइंड आउट की थी, उसके लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और फेजर डायग्राम, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। सेम वैसे ही अब हम इंडक्टर के केस में भी ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपके पास कोई इंडक्टर है। इंडक्टर मतलब कोई भी आपके पास कॉइल हो सकती है विद वन टर्न एज वेल लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। तो ये मान लीजिए आपके पास कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस जो है वो L है। इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपके पास कितना है, L है। इसको आपने AC सप्लाई से कनेक्ट किया हुआ है, या आपने इसको AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, और AC सप्लाई जो है आपके पास दैट इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी। ओके, तो V इज इक्वल टू V नोट साइन ओमेगा टी, वेयर V नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट कम्स आउट एट द ओमेगा टी इज 90 डिग्री, और T इज इक्वल टू T/4 और 3T/4। ओके, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं पहले। अब देखिए यहाँ पर जब हम इसको एसी सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर करंट फ्लो करेगा। अब आपके पास जो इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, सेल्फ इंडक्टेंस फिनोमेना देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस होती है इंडक्टर के अक्रॉस। सबसे पहले तो एक बात सुने, जो आपके पास कोई भी इंडक्टर है, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो प्योर नहीं होता है। ना ही तो आपके पास कोई प्योर रजिस्टर होता है, ना ही प्योर इंडक्टर होता है, ना ही प्योर कैपेसिटर होता है। जो इंडक्टर होता है उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है, थोड़ा बहुत कैपेसिटेंस भी होता है। जो रजिस्टर होता है उसमें थोड़ा बहुत इंडक्टेंस भी होता है, कैपेसिटेंस भी होता है। सेम ऐसे ही जो कैपेसिटर होता है उसमें थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस भी होता है और इंडक्टेंस भी होता है। तो अब यहाँ पर जो हमने ये इंडक्टर लिया है जिसका इंडक्टेंस L है, ये इसके अंदर थोड़ा बहुत आपको रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा, कैपेसिटेंस भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब हम अपने अकॉर्डिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये मान करके चलेंगे कि ये आइडियल इंडक्टर है। आइडियल इंडक्टर मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर इंडक्टेंस फिनोमेना देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस देखने को नहीं मिलेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब यहाँ पर आप इसको सप्लाई से कनेक्ट करोगे तो ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी। ये हम सब कुछ पहले पढ़ चुके हैं। EMF जो इंड्यूस होगी वो कितनी इंड्यूस होगी, अगर यहाँ से I करंट इसमें फ्लो करेगा ड्यू टू दिस सप्लाई, एसी सप्लाई, आई करंट इसमें से फ्लो करेगा तो इसके अंदर EMF इंड्यूस होगी, जिसको हम बैक EMF का भी नाम देते हैं, जो इसका अपोज करेगी। तो जो बैक EMF होगी, इंड्यूस्ड EMF जो होगी अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू -d∅v/dt, एंड फॉर इंडक्टेंस फिनोमेना दैट इज इक्वल टू -L/di/dt। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास यही रिजल्ट आता है। तो ये आपके पास जो EMF, जो इंड्यूस्ड EMF जो है अक्रॉस दिस इंडक्टर हमें इतनी देखने को मिलेगी, वेयर L इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है एक्सप्रेशन इस करंट के लिए, अल्टरनेटिंग करंट के लिए जो इसमें फ्लो कर रहा है, ये करंट आपके पास कितना होगा इन टर्म ऑफ साइन कंपोनेंट में। तो देखिए अब हम फिर से यहाँ पर कैसे फाइंड आउट करेंगे करंट के लिए एक्सप्रेशन, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे फिर से किरचॉफ्स रूल। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स रूल जो आपके पास जो नेट EMF जो होती है, नेट वोल्टेज जो होती है अलोंग क्लोज सर्किट, वो आपके पास कितनी होती है, 0। जो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल जो हमारे पास होता है, जो नेट EMF जो है, नेट वोल्टेज जो है, वो किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। बस यही रूल आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। तो अगर हम ये रूल यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्लोज सर्किट के अंदर यहाँ से आपके पास जो वोल्टेज की सप्लाई है वो आपके पास कितनी है, V नोट साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपने चलना शुरू किया, यहाँ पर आप पहुँचे, यहाँ पर EMF वोल्टेज की सप्लाई कितनी है आपके पास, -L/di/dt। यहाँ से चले, यहाँ चले, वापिस यहीं आ गए, दैट इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड रूल। तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, V नोट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L/di/dt, या वी कैन राइट L/di/dt इज इक्वल टू V नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, या di इज इक्वल टू, di को इधर रखो, बाकी सब उधर ले जाओ, V नोट बाई L साइन ओमेगा टी dt। तो ये हमारे पास स्मॉल करंट, छोटे से करंट की वैल्यू आ गई di। हमें चाहिए कंप्लीट करंट की वैल्यू I जो इसमें फ्लो कर रहा है। तो हमें कंप्लीट करंट की वैल्यू चाहिए, तो कंप्लीट करंट की वैल्यू चाहिए तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे।
इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड। तो बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास इधर की साइड कंप्लीट करंट की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी नोट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज वो कांस्टेंट रहेगी, इसको बाहर ले लूँ। एल इंडक्टेंस ऑफ द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर, ये भी कांस्टेंट रहेगा, इसको बाहर लिख लूँ। अंदर क्या बचेगा आपके पास, साइन ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी। इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट करंट दैट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी नोट बाई एल, साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू डी टी वो आपके पास होता है माइनस के कोस ओमेगा टी। ओके, ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू डी टी कितना होगा, अपॉन ओमेगा। ओके, ये है आपके पास इसका इंटीग्रेशन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस वी नोट बाई ओमेगा एल कोस ऑफ ओमेगा टी, कोस ऑफ ओमेगा टी। अब अगर मैं इस कोस को साइन में कन्वर्ट करना चाहूँ, वैसे तो ये रिजल्ट आपका आ गया है, लेकिन दोनों यहाँ पर आपके पास वोल्टेज भी मैंने साइन फंक्शन में लिख रखी है, तो करंट को भी अगर मैं साइन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, जो आपके पास है ये क्या है आपके पास, माइनस के कोस ओमेगा टी। माइनस के कोस ओमेगा टी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री या पाई बाई 2 लिख सकता हूँ ऐसे, माइनस कोस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। तो आपके पास करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी इन टर्म ऑफ साइन वी नोट बाई ओमेगा एल, ऊपर लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू वी नोट बाई ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है करंट की। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आपके पास, आप मुझे बताइए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू करंट की कितनी देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको करंट की कब देखने को मिलेगी, जब ये आपके पास फंक्शन कितना हो, 90 डिग्री हो। वैन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 इज 90 डिग्री, देन साइन 91, उस टाइम पे जो करंट देखने को मिलेगा आपको कितना देखने को मिलेगा, वी नोट बाई ओमेगा एल, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। इससे ज़्यादा तो हमें देखने को नहीं मिलेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट की। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नोट वी नोट बाई ओमेगा एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, सॉरी वी नोट बाई ओमेगा एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये आ जाता है हमारे पास रिजल्ट। अब देखिए हमारे पास आई नोट जो आया दैट इज इक्वल टू वी नोट बाई ओमेगा एल, वेयर वी नोट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एल इज द इंडक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। न्यू इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, दैट इज इक्वल टू 1 बाई टी। ओके, तो यहाँ से अब जरा आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करते हैं, किसके साथ कंपेयर करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V बाई आर। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपके पास I है, यहाँ पर आपके पास V है, यहाँ पर आपके पास I है, यहाँ पर आपके पास V है, ये क्या है आपके पास ओमेगा एल, ये क्या है आपके पास R। इट मीन्स यहाँ पर आपके पास जो रजिस्टर के केस में जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस जो आपके पास होता है वो इंडक्टर के केस में यहाँ पर एक टाइप का आपके पास रेजिस्टेंस ही है इंडक्टर का, लेकिन इसको एक हम स्पेशल नाम दे देते हैं, और स्पेशल नाम आपके पास क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा, और यहाँ पर इसके सबस्क्रिप्ट में एल, एल फॉर इंडक्टर, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, एक्स, एक्स और इसके सबस्क्रिप्ट में एल। ओके, एल किसको रिप्रेजेंट करता है, इंडक्टर को, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो जो यहाँ पर आपके पास रजिस्टर के केस में रेजिस्टेंस होता है, सेम वैसे ही इंडक्टर के केस में ये भी आपके पास रेजिस्टेंस ही होता है, रेजिस्टेंस ही है रेजिस्टेंस ही, लेकिन ये इंडक्टर के लिए इसलिए इसको स्पेशल नाम दे दिया इंडक्टिव रिएक्टेंस का, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एल, या एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल। ओके, तो ये यहाँ तक हो गया आपके पास, ये आपके पास हो गया, इसको मैं लिख सकता हूँ वी नोट बाई एक्सएल। अब आगे देखिए जरा,
अब इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। जो आपके पास v जो है दैट इज इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी, i जो है दैट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। v जो रिप्रेजेंट करता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, i जो रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट को, v नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, i नोट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t जिस भी टाइम पे आप देखना चाह रहे हो, सेम ऐसे ही ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, t जिस भी टाइम पे आप देखना चाह रहे हो, पाई बाई टू 90 डिग्री एंगल। अब जरा इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। इन इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ये करंट जो है वो यहाँ पर करंट और वोल्टेज, करंट जो है वो इस वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे है। यहाँ पर आप इसको देखोगे एंगल को, इसका एंगल ओमेगा टी है, इसका एंगल कितना है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इन केस ऑफ इंडक्टर करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पीछे चलता है। अगर मैं इसको ग्राफ में दिखाना चाहूँ तो ग्राफ में कैसे दिखा सकता हूँ, जरा इसको देखिए ध्यान से। ग्राफ में अगर मैं दिखाना चाहूँ दैट इज इक्वल टू टी और दैट इज 0, इधर के साइड आपके पास आ जाएगा v और i, e और i भी दिखा सकते हो आप। तो यहाँ पर जैसे इसको मैं दिखा रहा हूँ वोल्टेज के लिए, ये अगर आप इसको दिखा रहे हो, ये मैंने ग्रीन कलर से दिखाया वोल्टेज के लिए, ओके। ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये ऊपर वाली साइड पॉजिटिव में, नीचे वाली साइड नेगेटिव में, वी नोट आई नोट। अब हमें क्या मिल रहा है इक्वेशन से, जो करंट जो है वो इस वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पीछे चलेगा। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर ये वोल्टेज आपने यहाँ से शुरू की है तो करंट आप इसके 90 डिग्री एंगल पीछे दिखाओगे, मतलब वो नेगेटिव में यहाँ पर आपको मैक्सिमम पे मिलेगा, ओके। ऐसे आप इसको दिखाओगे, ऐसे। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो चुकी होगी वो करंट मिनिमम वैल्यू पे मिलेगा, जब वोल्टेज मिनिमम हो चुकी होगी करंट मैक्सिमम वैल्यू पे मिलेगा। अब ये कैसे चलेगा देखिए, अब ऐसे। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो चुकी होगी करंट फिर से मिनिमम, ओके। जब वोल्टेज मिनिमम हो चुकी होगी करंट फिर से मैक्सिमम, करंट फिर से मैक्सिमम, ऐसे। तो ये इस टाइप से वोल्टेज से करंट जो है वो 90 डिग्री एंगल पीछे चलता है। ये आपके लिए करंट के लिए दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोट। करंट मैक्सिमम वैल्यू जो करंट की है वो वोल्टेज से कम ही दिखानी है आपने, क्योंकि हमारे पास करंट जो आया है वो क्या आया है, आई नोट इज इक्वल टू वी नोट बाई एक्सएल, एक्सएल मतलब ओमेगा एल, वी नोट बाई ओमेगा एल। तो ये क्या है आपके पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इंडक्टर का मतलब एक टाइप का रेजिस्टेंस है। तो इसके डिवाइड में है ये, तो ये वैल्यू इसके बराबर तो हो नहीं सकती, इससे कम ही मिलेगी, तो इससे कम ही दिखाना आपने। ये आपके पास नेगेटिव में दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ओके। अगर आप एक और दूसरे तरीके से अगर इसको दिखाना चाहें, अगर आप करंट को 0 से शुरू कर रहे हैं तो उसको भी आप वैसे भी दिखा सकते हैं। तो उस केस में आपके पास कैसा ग्राफ आ जाएगा उसको भी देख लीजिए, कन्फ्यूजन थोड़ा दूर कर लेते हैं। जैसे इधर की साइड टाइम, इधर की साइड v और i। जैसे आप करंट को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, करंट को आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, करंट को आप शुरू कर रहे हैं 0 से, यहाँ से आपने करंट को शुरू किया i को, ओके, ऐसे। तो ये आपके पास करंट दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोट इन पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट आई नोट इन नेगेटिव डायरेक्शन। अब हम क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो करंट से 90 डिग्री एंगल आगे है। या तो आप इसको ऐसे याद रखिए कि वोल्टेज जो करंट से 90 डिग्री एंगल आगे है, या आप ऐसे याद रखिए कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पीछे है इन केस ऑफ इंडक्टर। तो इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, वोल्टेज को आप करंट से 90 डिग्री एंगल आगे दिखाएंगे। तो जिस टाइम पे करंट 0 है, वोल्टेज आप कहाँ से शुरू करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करेंगे, और वोल्टेज की जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वैल्यू वो करंट से ज़्यादा मिलेगी, ओके। तो आप इसको कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे मैक्सिमम वैल्यू से। वोल्टेज के लिए आप दिखाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू से शुरू करोगे, ये यहाँ से। जब करंट मैक्सिमम हो गया है उस टाइम पे वोल्टेज मिनिमम मिलेगी आपको, उस टाइम पे वोल्टेज जो है आपको मिनिमम मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। जब करंट मिनिमम हो गया है उस टाइम पे आपको वोल्टेज मैक्सिमम मिलेगी यहाँ पर। जब करंट मैक्सिमम हो गया है उस टाइम पे आपको वोल्टेज मिनिमम मिलेगी, ऐसे चलेगा ये। जब करंट मिनिमम वोल्टेज आपके पास मैक्सिमम, जब करंट मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम। तो देखिए जरा ध्यान से इसको, ये आपके पास होगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज वी नोट। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि वोल्टेज जो करंट से 90 डिग्री एंगल आगे है, आगे चल रही है। करंट की वैल्यू जब 0 थी तो वोल्टेज अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच चुकी थी।
करंट की वैल्यू जब मैक्सिमम हुई, वोल्टेज उससे 90 डिग्री एंगल चल के जीरो पे पहुंच चुकी थी। चाहे आप इस ग्राफ को देख लीजिए, चाहे आप इस ग्राफ को देख लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कैसे भी दिखा सकते हो, अगर आप करंट को जीरो से शुरू करोगे तो वोल्टेज को यहां से दिखाओगे, अपनी मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट करोगे। अगर आप वोल्टेज को यहां से जीरो से शुरू कर रहे हो तो करंट को उससे 90 डिग्री एंगल पीछे से दिखाओगे। ओके, अब इसके लिए फेजर डायग्राम में अगर हम इसको दिखाना चाहें, फेजर डायग्राम की हेल्प से हम वोल्टेज और करंट को कैसे दिखा सकते हैं वो और देख लीजिए। तो फेजर के बारे में हम पहले ही बता चुके लास्ट वीडियो के अंदर। अब डायरेक्ट मैं डायग्राम बनाऊंगा, अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है फेजर के बारे में तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप। तो देखिए फेजर डायग्राम जो आपको देखने को मिलेगा, कोई भी आप एंगल विद एंगल ओमेगा ओरिजिन के साथ जो रोटेट करता है, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ वोल्टेज के लिए, ये मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर वोल्टेज के लिए, ये जो मैंने दिखाया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मैंने दिखाया वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज आपके पास किसके इक्वल होती है, V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी। अब मैं दिखा रहा हूँ इंडक्टर के लिए, रजिस्टर के लिए नहीं दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो हमारे पास जो लेसन जो आया वो क्या आया, फॉर V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी एंड करंट I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो अब इसमें करंट जो है आप इससे पाई बाई टू एंगल पीछे दिखाओगे, वोल्टेज से पाई बाई टू एंगल पीछे। अगर आप इस वोल्टेज को यहाँ पर दिखा देते विद ओमेगा टी तो करंट आपको यहाँ देखने को मिलता। अब हम रैंडमली यहाँ पे दिखा रहे हैं, तो अब करंट को इससे 90 डिग्री एंगल पीछे दिखाइए, तो करंट जो मिलेगा इस वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पीछे ऐसे। और इसका मैग्नीट्यूड जो है वोल्टेज से कम रखना है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इतना, करंट का इससे कम रखोगे। क्यों रखोगे, ओके। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, दैट एंगल इज 90 डिग्री। यहाँ पर ये जो एंगल मिलेगा कंप्लीट एंगल वो 90 डिग्री का मिलेगा। वोल्टेज जो है करंट से 90 डिग्री एंगल आगे चलती है, दैट इज करंट आई, दैट इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। या हम ये कहें करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री एंगल पीछे चलता है। ये आपके पास करंट की वैल्यू, ये वोल्टेज की वैल्यू, ये यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। आपके पास जब एंगल 90 डिग्री का होगा, जब आपके पास मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आपकी रिप्रेजेंट करेगा दैट इज इक्वल टू वी नोट, और करंट की मैक्सिमम वैल्यू I इज इक्वल टू आई नोट। ओके, तो ये आपके पास, ये था आपके पास फेजर डायग्राम, ये था आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करते हैं, देखिए। A pure inductor of 25.0 millihenry is connected to a source of 220 volt supply। कोई प्योर इंडक्टर है 25 मिली हेनरी किसकी यूनिट होती है आपके पास, इंडक्टेंस की। तो उस इंडक्टर का इंडक्टेंस आपके पास कितना है, 25 मिली हेनरी, और वो 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ कनेक्ट किया गया है। तो V इज इक्वल टू आपके पास 220 वोल्ट। तो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एसी सर्किट की बात कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू जो गिवन है ये आपके पास आरएमएस वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है, वर्चुअल वैल्यू है। ओके, तो ये आपके पास कोई इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस आपके पास 25 मिली हेनरी है, ये 220 वोल्ट की अल्टरनेटिंग सप्लाई के साथ कनेक्ट है। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड आरएमएस करंट। इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब एक्सएल आपने फाइंड आउट करना है और आरएमएस करंट आपने फाइंड आउट करना है। इन द सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स इज 50 हर्ट्ज, अगर इस सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है आपके पास, 50 हर्ट्ज है। तो हर्ट्ज किसकी यूनिट होती है आपके पास, नेचुरल फ्रीक्वेंसी की। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस याद रखना है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज या पर सेकेंड, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की रेडियन पर सेकेंड। तो अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी हमारे पास जो फॉर्मूला आया एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा आपके पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई न्यू एल। तो 2 पाई दैट इज इक्वल टू 3.14 न्यू दैट इज इक्वल टू 50 एल। एल कितना आपके पास 25 मिली हेनरी। एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। तो ये आपके पास कितना हो गया 25 इंटू 10⁻³ हेनरी। वैल्यू पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद आपके पास जो भी वैल्यू आएगी ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इंडक्टिव रिएक्टेंस की। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये आपके पास सोल्व करने के बाद आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास 7.85 ओम। चेक कर लेना एक बार। यूनिट
यूनिट जो होती है इसकी वो क्या होती है, जो मैं आपको बता रहा था, सेम एज रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर आपके पास रेजिस्टेंस का ही काम करता है, जैसे रेजिस्टर में रेजिस्टेंस का काम होता है वही काम इंडक्टिव रिएक्टेंस का इंडक्टर के अक्रॉस होता है। इसकी जो यूनिट होती है, इसकी यूनिट भी ओम ही होती है, ओम, जिससे भी आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें। ओके, जो यूनिट जो होती है वो भी रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वही इसकी यूनिट होती है, जो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। तो आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें रिलेशन पता है, V इज इक्वल टू आई आर मतलब दैट इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। ओके, या I इज इक्वल टू V अपॉन एक्सएल। तो यहाँ पर एसी सर्किट के अंदर जो वैल्यू गिवन होती है वो सारी आरएमएस होती है। अगर लिखा नहीं हुआ है तो आई आरएमएस किसके इक्वल हो जाएगा, वी आरएमएस अपॉन एक्सएल। तो वी कितना आपके पास जो गिवन है 220 वोल्ट, और एक्सएल कितना है अभी जो हमने फाइंड आउट किया दैट इज इक्वल टू 7.85। इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो आरएमएस करंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, रूट मीन स्क्वायर करंट की वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 28 एम्पियर। सोल्व करके देख लेना। ओके, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एवरेज पावर फाइंड आउट करेंगे एसोसिएटेड विद इंडक्टर, जैसे हमने रजिस्टर के केस में फाइंड आउट की थी सेम वैसे ही इंडक्टर के केस में। थैंक यू।